ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार और आज आप कक्षा 7 में सामाजिक विषय की भूगोल पुस्तक से पहला पाठ जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। ये किन किन भागों में विभाजित की गई है, इसकी संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, इस संरचना में कौन कौन से भाग हैं, उनकी गहराई कितनी है, इसके साथ साथ शैलें कितने प्रकार की होती हैं, उन शैलों के बारे में भी बताते हुए अंत में हम आपको उसके अभ्यास प्रश्न भी कराएंगे। इसलिए हमारे वीडियो में पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने से आपको सारी पाठ की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो समय न गंवाते हुए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विषय कक्षा 7 में पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसमें पहला पाठ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम आपको पृथ्वी का जो बनावट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, ऊपर से ठंडी, ठोस और कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अंदर से कैसी है? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। कितने वर्ष पहले? 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 जो ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह है। इसकी उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बना आग का धधकता हुआ एक गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल जो है बना और घनघोर वर्षा के कारण धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई। परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। जैसे ऊपर आपको ठंडी दिखाई देती है वैसे नहीं है, वो अंदर से गर्म है। देखते हैं पृथ्वी। देखो, ये पृथ्वी का पूरा गोला आपको बना के दिखाया गया है। तो देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो प्याज की भांति है। कैसी है? प्याज की भांति। जैसे आपने देखा होगा प्याज को निकालते समय उसकी परत दर परत निकलती चली आ रही ना, उसी तरीके से प्याज की आकृति की है। इसमें कई परतें हैं जो अपनी भिन्न भिन्न मोटाई में होती है। जैसे देखते हो सबसे ऊपर प्याज की परत बहुत पतली होती है, उसके बाद अंदर की परत धीरे धीरे करके मोटी होती चली जाती है। आपने प्याज को देखा ही है ना, घरों में प्याज काटते हो, देखते हो नहीं देखते हो, इस तरीके की। तो सबसे ऊपरी परत को जो है भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है जिसकी चौड़ाई 35 किलोमीटर होती है। कितनी चौड़ाई होती है? यानी इसकी गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर है। ये पर्वतों के नीचे जो है इसकी गहराई बढ़ जाती है, जिसकी गहराई 70 किलोमीटर तक हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कहाँ पे होती है? जो कि वो है पर्वत हैं वहाँ पे होती है। सबसे कम अगर इसकी गहराई देखी जाए तो समुद्र तट में होती है, जहाँ पर ये 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे ऊपरी परत को हम क्या करते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो परत होती है इसको हम मेंटल कहते हैं। मेंटल जो है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक गहरी होती है, जिसमें इस परत को हम 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ये 2 भागों में बटा होता है। ऊपरी मेंटल जो है 700 किलोमीटर तक होता है, 35 से 700 किलोमीटर तक, और जो निचला मेंटल होता है वो 700 से 2900 जो है किलोमीटर गहराई तक होता है। उसके बाद तीसरी परत है जिसे हम क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। जो ये नीचे वाला येलो कलर का है इसे हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्रोड जो है ये सबसे पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है। तो जिसकी जो गहराई है 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक होता है। इस आंतरिक क्रोड को हम 2 भागों में बांटते हैं। बाह्य क्रोड जो 2900 से 5259 किलोमीटर तक होता है, और जब कि आंतरिक क्रोड जो होता है वो 6259 से 6371 किलोमीटर गहरा होता है।
तो इस तरीके से इसको हम अलग अलग समझने के लिए इसको हम अलग से समझते हैं, फिर भी ये आपको समझ लेना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ लेना आवश्यक है, जो कि एक प्याज की आकृति की है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इसकी संरचना कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है और ये ठोस परत है। पृथ्वी की मोटाई के आधार पर ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मोटाई में होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, समुद्र की तलहटी में इस भूपर्पटी की गहराई जो है 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों में इसकी औसतन जो है गहराई जो है, मोटाई जो है वो 35 किलोमीटर तक है, जबकि पर्वतों के नीचे ये 70 किलोमीटर तक मोटी है। चट्टानों और मिट्टियों द्वारा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण होता है, जिसमें सिलिका एल्युमिनियम को मिलाकर के इस परत का निर्माण किया जाता है। इसके लिए इसको हम सियाल भी कहते हैं। किस नाम से कहते हैं? सियाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा आता है मैंटल। मैंटल जो है भूपर्पटी के नीचे का एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है, जिसको हम मैंटल कहते हैं। ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाने वाला परत है। मैंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में पाई जाती हैं? पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि भूपर्पटी में कौन सी थी? कठोर। कौन सी? ठोस, जिसे बोला जाता है। ठोस परत पाई जाती है और इसमें कैसी? पिघली अवस्था में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, ये भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक जो हैं, मोहोरोविक, इन्हीं के नाम पर मोहो अशांत कहते हैं इसको। मेंटल का ऊपरी भाग, जो मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल को दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। दुर्बलता मंडल जो है, इसका विस्तार 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है, उसका स्रोत जो होता है वो दुर्बलता मंडल ही है। यानी जो लावा निकल के आता है वो कहाँ पे आता है? वो दुर्बलता मंडल जो है, धरातल पर जो आता है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल कहलाता है। शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है, जो सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इसे हम सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। किसको सीमा कहते हैं? मेंटल को क्या कहते हैं? सीमा भी कहते हैं। अगर प्रश्न आता है मेंटल का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सीमा होता है। सीमा किन तत्वों से मिलकर बना होता है? किन परतों से मिलकर बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा में कौन कौन सी चीजें मिली होती हैं, कौन से पदार्थ मिले होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिलिका और मैग्नीशियम मिले होते हैं। ये ध्यान रखना है। अगला आता है जो इसका सबसे निचला जो है परत है, उसको हम क्रोड कहते हैं। क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी 2 भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में है। आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वो भी ठोस है और सबसे आंतरिक भाग भी ठोस है, ये भी ध्यान रखना है। क्रोड भारी जो है पदार्थों, मुख्यतः लोहे, निकिल से बना होता है। भारी धातुओं जैसे निकिल, लोहे से बनी होने के कारण इसे हम निफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। अगर प्रश्न आता है क्रोड को और किस नाम से जाना जाता है, तो निफे कहा जाता है। और निफे जो है किन धातुओं से मिलकर बना होता है? निकिल और लोहे से। निकिल और लोहे से मिलकर बना होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है सैल। सैल जो है, सैल जिसे हम चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों और आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। सैलें जो होती हैं, छोटी छोटी सैलों से मिलकर के बड़ी चट्टानें बनती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी या रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग कर मसाला पीसने में करती हैं, वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते हैं, वो जो स्लेट होती है वो भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग भूमि पर खेती करते हैं, ये सभी सैल चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं।
तो अब इन चट्टानों के बारे में हम जानते हैं। तो शैलें कितने प्रकार की होती हैं? शैलें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल और तीसरा है रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल, 3 प्रकार की शैलें होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आग्नेय शैल क्या है। आग्नेय शैल जो है, आपको पता होना चाहिए, आग्नेय शैल की रचना जो है भूगर्भ में निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों को ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है तो ये लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो और डायोराइट ये आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। अगर प्रश्न आता है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट ये आग्नेय शैल के उदाहरण हैं, ये सब आग्नेय शैलें हैं। क्या है? आग्नेय शैलें। अगर प्रश्न आता है कोई 2 उदाहरण दीजिए आग्नेय शैलों के, तो आपको बता देना है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, डायोराइट ये आग्नेय शैलें हैं। इनको आप उदाहरण में दे सकते हैं। पृथ्वी की भूपटपटी जो है का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना हुआ है। कितना भाग? 2/3 भाग पृथ्वी का जो है वो आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। तो प्राथमिक चट्टानों के रूप में किसे जाना जाता है? आग्नेय शैलों को जाना जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है ये जो आग्नेय शैलें हैं इनकी विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आग्नेय शैलों की विशेषताएं, तो आग्नेय शैलें जो होती हैं वो कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। इनका अपर्दन कम होता है। जब कठोर होती है, कोई कठोर चीज होती है, भारी चीज होती है, वो उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती, न कट सकती है। तो कठोर शैलें जो होती है, जैसे पत्थर को पानी गिरने पर पत्थर पिघलता है? नहीं पिघलता है। तो कठोर शैलें जो होती हैं वो जो है कम उड़ती है, यानी उनका अपर्दन कम होता है। ये शैलें जो होती हैं आग्नेय शैलें, ये रवेदार और दानेदार होती हैं। कैसी होती हैं? रवेदार, दानेदार होती हैं। ये परतदार नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? रवेदार और दानेदार होती हैं। साथ ही साथ आग्नेय शैलें में परतें नहीं पाई जाती। मैंने कहा था ना, परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय शैलों में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म, क्योंकि ये ठोस होती हैं तो इसके अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी की क्रियाओं से होता है। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक ये सब खनिज पदार्थ कहाँ मिलते हैं? ये आग्नेय शैलों में मिलते हैं। देखा जाए भारत का दक्षिण पठार जो है अधिकतर यहाँ पे आग्नेय शैलें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? भारत के दक्षिण पठार में जो है आग्नेय शैलें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आता है परतदार या अवसादी शैलें। परतदार या अवसादी शैलें जो हैं, ये देखा जाए, आपने देखा होगा कि परतदार, जैसे कि कहा जाता है परतदार, पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि की पत्तियां जो बहती हुई दिखाई देती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाते हैं तो ये नालियों, सड़क किनारे, गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि जो हैं जमीन के किनारे आपको जमे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार परतदार शैलों का निर्माण भी अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। शैलों के छोटे छोटे कणों को पवन हो यानी हवा के द्वारा, इसके साथ साथ नदियों के द्वारा, पानी का जो बहता हुआ होता है ना, पानी बहते हुए पानी के द्वारा, हिमानियों के द्वारा जो है उठाकर बहाकर ले जाया जाता है और इन्हें समुद्र के तट तक या भूभाग पर परतों के रूप में जमा करते रहते हैं। इन जमी हुई परतों की मोटाई जो है हजारों मीटर होती है। इन्हीं परतों को, ये आपको परतें दिखाई पड़ती ना, जमी हुई परतें, ये परतदार जो है अवसादी शैलें जो हैं ये परतदार शैलें के रूप में मानी जाती हैं। देखा जाए धरातल की 3/4 भाग में परतदार शैलें पाई जाती हैं। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टानों का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है वो भी परतदार चट्टाने से बना हुआ है। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टाने जो हैं परतदार चट्टानों की श्रेणी में आते हैं, इन्हीं का उदाहरण है। अगर प्रश्न आपसे कोई करता है परतदार चट्टानों के यानी परतदार जो शैलें हैं उनके नाम बताओ, तो आपको बता देना है बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर,
कोयला, खड़िया मिट्टी, ये आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है परतदार शैलों की विशेषताएं। परतदार शैलें जो हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। परतदार शैलों का निर्माण चट्टानों जो होती है ना, चट्टान, चूर्ण और जीवाश्मों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अतः ये परतदार शैलें में जीवाश्म पाए जाते हैं। आपको मैंने पहले बताया था जो आग्नेय शैलें हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जबकि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती, जबकि मैंने आपको बताया था कि आग्नेय शैलों में जो है परतें नहीं पाई जाती, वो रवेदार होते हैं, जबकि इसमें परतें पाई जाती हैं, ये रवेदार नहीं होती हैं। परतदार शैलें प्राय मुलायम होती हैं, जैसे चीका मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है परतदार चट्टानों में खनिज, तेल, कोयला, अन्य पदार्थ के बहुमूल्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जबकि आपको बताया था आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि पाया जाता है, जबकि परतदार चट्टानों में जो है खनिज तेल, कोयला, अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं। अगला पढ़ते हैं, इसका तीसरा है रूपांतरित शैलें। तो रूपांतरित शैलें जो होती हैं ये क्या है। रूपांतरित शैलें जैसा कि नाम से ही पता होता है, रूपांतरित यानी रूप परिवर्तित, तो ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप होती हैं। परतदार तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना, ये रूपांतरित शैल है। तो देखा जाए ग्रेनाइट का रूपांतरित है नीश, बलुआ पत्थर का क्वार्टाइज, चूना पत्थर का संगमरमर और कोयला का ग्रेफाइट और हीरा, ये जो है रूपांतरित शैलें हो जाती हैं। रूपांतरित शैलों की विशेषताएं। रूपांतरित शैलें जो होती हैं उनकी विशेषताएं जो हैं, देखा जाए रूपांतरित चट्टानें ताप और दाब से बनी होती हैं। किसके द्वारा बनी होती हैं? ताप और दाब के कारण बनती हैं। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, इससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती हैं, मजबूत होती हैं। कहने का मतलब ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक, रत्न जैसे प्रदान करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इन परतों के बारे में, यानी ये शैलों के बारे में आपको पता हो गया होगा। अब आपको हम बता देते हैं कि इसके अभ्यास प्रश्न हैं, उनके बारे में भी आपको बताना अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। तो इनमें अभ्यास प्रश्नों में देखा जाए तो सबसे पहले है प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखना है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं वो 3 हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। जबकि भूपर्पटी सबसे पतली परत है, सबसे ऊपरी परत मानी जाती है पृथ्वी की। मेंटल जो है वो 2 भागों में है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और जबकि क्रोड तीसरा जो है, जो आंतरिक पृथ्वी की संरचना है, वो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के भी रूप में विभाजित है। दूसरा प्रश्न है भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है। मैंने आपको बताया था भूपर्पटी की जो मोटाई है वो सबसे अधिक जो होती है वो पर्वतों के नीचे होती है। सबसे कम अगर देखा जाए तो समुद्र तट में होती है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित होता है। मैंने आपको बताया था जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है वो जो है कहाँ इकट्ठा होता है, ये दुर्बलता मंडल, जो कि मैंने बताया था मेंटल जो होता है ऊपरी मेंटल में इकट्ठा होता है। आग्नेय शैलों की विशेषताएं मैंने आपको बता दिया था। आग्नेय शैलें जो हैं उनकी विशेषताओं में मैंने बताया था आग्नेय शैलें जो होती कठोर होती हैं, ये शैलें रवेदार होती हैं, इन शैलों में परतें नहीं पाई जाती हैं, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। मैंने बताया था नहीं बताया था, तो ये आपको लिखना है। अगला है रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं। मैंने पहले भी बता दिया, रूपांतरित शैलें जो होती हैं ये अन्य शैलों के परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ये परतदार शैलें जो होती हैं तथा आग्नेय शैलों के दाब और ताप के द्वारा इनमें परिवर्तन के स्वरूप इनमें रूपांतरण हो जाता है, जिसके कारण इनका रंग रूप बदल जाता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो आपने ये सब तो समझ लिया है। अगला है इनमें सही लिखा हुआ है, शैलों के नाम दिए हैं, इन्हें सही वर्ग में विभाजित करना है। यानी ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेलसाइट, ग्रेनाइट,
परतदार रूपांतरित सेलें जो हैं इनमें अलग अलग यानी कौन सी अग्नेय सेल हैं, कौन सी परतदार सेलें हैं, कौन सी रूपांतरित सेलें हैं, ये आपको एक सूचीबद्ध तरीके से करके बना देना है। जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया है उसी तरीके से छांट करके आप बना सकते हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में गलत शब्दों को काटकर सही वाक्य करना। जैसे लिखा परतदार अग्नेय सेल, परतदार / अग्नेय सेल कठोर और रवेदार होते हैं। मैंने आपको बताया ना, परतदार तो नहीं बताया, अग्नेय सेल जो होता है, परतदार सेल को क्या कहते हैं? मैंने बताया था पैरदार जो सेल होती है उसको क्या कहते हैं? अभी बताया नहीं बताया? परतदार सेल अभी बताया नहीं बताया, जिसको हम क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल। तो परतदार सेल जो है तो ये तो तरल होती है, जबकि अग्नेय सेल जो है वो कठोर और रवेदार होती है। तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर देंगे, इसको रखेंगे, अग्नेय सेल कठोर और रवेदार होती है। दूसरा है परतदार सेलों की उत्पत्ति में आंतरिक दबाव नदियों का बड़ा हाथ होता है। मैंने बताया था ना, नदियों का जो है बड़ा हाथ होता है। आंतरिक दबाव का किसमें होता है? ये रूपांतरित सेलों में होता है, ना कि परतदार में। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, इसको सही करेंगे, इसको हटा करके इसको हम करेंगे, नदियों का बड़ा हाथ होता है। अगला है रूप तथा गुणों में परिवर्तन से बनी सेल को क्या कहते हैं? जैसे कि नाम से बताया गया ना, रूप और गुणों में परिवर्तन से, तो क्या हो जाएगा? रूपांतरित सेल। तो इसको अग्नेय को हम काट देंगे। अगला है चूने के पत्थर से संगमरमर कोयला बनता है। अब चूने के पत्थर से क्या बनता है? मैंने बताया था चूने के पत्थर से क्या बनता है? क्या बनता है? चूने के पत्थर संगमरमर बनता है, ना कि कोयला बनता है। ठीक है ना? कोयला से क्या बनता है? हीरा और ग्रेफाइट बनता है, ना कि चूने के पत्थर से। तो कोयला को हम काट देंगे, इसको रखेंगे। अगला है हिमालय पर्वत अग्नेय परतदार सेलों का उदाहरण है। आपको पता होना चाहिए हिमालय पर्वत जो है वो परतदार सेलों का उदाहरण है, ना कि अग्नेय सेलों का। ठीक है ना? अग्नेय सेल को हटा देंगे, परतदार सेल को रखेंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पृथ्वी का ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मैंने आपको सबसे पहले बताया था भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? भूपर्पटी लिखेंगे। ठीक है ना? अगला है पृथ्वी की सबसे निचली परत को, मैंने बताया सबसे निचली परत को क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो आपको इसमें क्या लिखना है? क्रोड लिखना है। अगला है चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है? चूना पत्थर जो है रूपांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है? मैंने अभी आपको बता दिया ना, क्या बनता है? संगमरमर बनता है। क्या बनता है? संगमरमर। ये लिखा ना, यही यहाँ पे लिख देना, संगमरमर बनता है। मेंटल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। जहां पे लावा जो होता है ना, लावा इकट्ठा होता है, लावा की राख जो होती है कहाँ इकट्ठा होती है? जो है दुर्बलता मंडल में इकट्ठा होती है। तो आपने देख लिया। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक बनावट को प्रदर्शित करना है चित्र के माध्यम से। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसका चित्र बता दिया है। इस चित्र को आपको बनाना है। इस चित्र को आपको बना करके ये पूरा ये ऐसे कंप्लीट करके इतना पूरा आपको बना करके दिखाना है कापी पे। ठीक है ना? तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। आशा है कि आपको पूरा प्रश्न यानी ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अन्य पार्ट भी देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें। ठीक है? आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।